हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। मैं नागेंद्र मिश्रा आप लोगों के सामने उपलब्ध हूं बाल मनोविज्ञान लेकर, अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी। गाइस, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों की बात होती आ रही है। लगभग ये मेरा चौथा अथवा पांचवा वीडियो है और आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित तरीके से इस चीज़ की अपेक्षा करूंगा कि आप अधिकतम जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चूंकि अभी हम लोगों की विगत पिछले लेक्चर्स के दौरान जो बात हो रही थी, बाल विकास पर बात हो रही थी। चूंकि बाल विकास का चैप्टर एक लंबा चैप्टर है, उस पर हम लोगों की बातें हो रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि बाल विकास की अवधारणा एवं अर्थ क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके अर्थ को समझा। उसके बाद हमने डेफिनेशंस को देखा। इन सबके साथ साथ हमने बाल विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला। चूंकि अब ये लेक्चर हमारा नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है और आज हम लोग जो बात करेंगे, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं टेट की परीक्षा में, और आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जिस टॉपिक पे आज हम लोगों की चर्चा होगी आपस में, वो ये होगा कि वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से कारक होते हैं जो बाल विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। चूंकि अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले में बहुत सारे कारक हैं जिन पर हम लोगों की बात होगी। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बालक की बात हो रही है और बालक का विकास की प्रक्रिया जो होती है, अगर स्टार्टिंग से सोचें तो सबसे पहला वो फैक्टर होता है हेरिडिटी, जिसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के माध्यम से बालक का विकास जो होता है पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वातावरण होता है, वो अर्थात बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं। उन फैक्टर्स पे हम लोगों की क्रमिक तरीके से बातें होंगी, अर्थात वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रमुख चैप्टर, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में जो हम लोगों की बात होगी वो हम देखते हैं, और इस तरीके से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात उन कारकों की चर्चा होगी जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ कैसे प्रभावित करते हैं, इन मुद्दों पर हम लोगों की बातें होगी। और कहा जाता है कि साइकोलॉजिकली इसका जो है इम्पैक्ट, और यहां से मैंने अभी एक चीज और बताया आपको कि यहां से बहुत सारे चैप्टर्स आपके छोटे छोटे निकलेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स निकलने का मतलब ये है कि ऐसे वो जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं, वो एक एक टॉपिक जो है या एक एक जो वो कारक हैं, वो अपने आप में इतने बड़े हैं कि वो एक एक लेक्चर के बराबर हैं। और उन सब की बातें हम लोगों की दो तीन वीडियो के माध्यम से इन सब चीजों पर हम लोगों की बातें होंगी। सबसे पहले फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है वंशानुक्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम ये हमारा सबसे पहला फैक्टर होता है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। निश्चित तरीके से साइंस के स्टूडेंट होंगे या आर्ट के स्टूडेंट होंगे, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि वंशानुक्रम का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है बालक के विकास को प्रभावित करने में। सामान्य तरीके से हमारी सामान्य जीवन की अवधारणाओं में यह बात मानी जाती है कि अगर पिता पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक हैं, तो उनके गुण जो है, उनके लक्षण जो होते हैं, वो बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं। माता पढ़ी लिखी हैं, तो ये कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर भी उस लिटरेसी या उस लिटरेसी तो नहीं कह सकते, बल्कि उस बुद्धिमत्ता का, लिटरेसी चूंकि एक लिमिटेड और संकीर्ण शब्द हो जाएगा, उस बुद्धिमत्ता का इंपैक्ट पड़ता है। वंशानुक्रम के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, अच्छा, इन सबके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ये जो कारकों की बात हम लोग करते हैं, इन कारकों को मनोवैज्ञानिक कभी कभी क्या करते हैं, दो पक्षों में बांट देते हैं। जैसे पूछ लेते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले वो कौन से प्रमुख जैविक कारक हैं अथवा वो कौन से प्रमुख सामाजिक कारक हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, अगर जैविक कारक की बात की जाए तो ये वंशानुक्रम जो हेरिडिटी आती है, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेरिडिटी को हम लोग जैविक कारक के अंतर्गत रखते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एग्जामिनर बहुत सामान्य तरीके से आपकी परीक्षा में 4 ऑप्शन रख देते हैं और उसमें से लिख देते हैं निम्न में से वो कौन सा जैविक कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैविक शब्द जो है वो हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा है, इसलिए वंशानुक्रम जो होगा वो हमारा एक जैविक कारक हो जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं वो दूसरा हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दूसरा है वो है वातावरण। जैसा कि आप जानते हैं, वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि वातावरण जो होता है वो बालक के विकास को प्रभावित करने में सबसे बड़ी और महती भूमिका निभाता है। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो वंशानुक्रम को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपसे मैं एक प्रश्न करूं सीधा सा कि वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो यह मानते हैं कि वंशानुक्रम बालक के विकास को ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो ऐसे मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में हम लोग
मेंडल्स आपको रख सकते हैं जिनका आवर्त सारणी का नियम है। मेंडल के साथ साथ डार्विन की बात कर सकते हैं, उत्परिवर्तनवाद के फादर हैं ह्यूगो डिवरीज साहब, इत्यादि लोगों को हम वंशानुक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर ये लोग मानते हैं कि यह बालक के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्टेप पे बात कर रहे थे हम लोग वातावरण। तो वातावरण के बारे में ये कहा जाता है कि वातावरण एक ऐसा फैक्टर है जो बालक के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपकी परीक्षा में या आप वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा था कि आप जिस तरीके से चाहो, जैसे वॉटसन साहब का एक अच्छा सा स्टेटमेंट था कि आप जैसा कहो मैं बालक को वैसा बना दूंगा, अर्थात एक निश्चित और एक अच्छा सा वातावरण उसे हम प्रोवाइड करके उस तरीके से बना सकते हैं। अर्थात वातावरण जो है ये भी एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा लाइटली बात करते चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग अलग अलग तरीके से सारे टॉपिक्स पे काफी एलोबोरेट करके बातें करेंगे, चाहे वो वंशानुक्रम होगा चाहे वो वातावरण होगा। ठीक है, वातावरण को अगर महत्वपूर्ण मानने वाले मनोवैज्ञानिकों की बात आ जाएगी तो याद रखिएगा एक कॉमन सेंस आप लोग कि जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपकी बात की थी, तो जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो सारे के सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं वातावरण को महत्वपूर्ण कारक या मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मानते हैं किसमें, बालक के विकास को प्रभावित करने में। तीसरे स्तर पे बात होती है, तो तीसरे स्तर की सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो हमारा होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं घर, और इसे साइड में रख सकते हैं यहाँ पे परिवार। कभी कभी एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, हमारा घर हो या परिवार हो, ये जो भी फ्लैक्ट होते हैं यहाँ पे बालक के प्रारंभिक कह सकते हैं व्यवहार का निर्धारण होता है। कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बालक जिस प्रकार से वातावरण में रहेगा उसी प्रकार से उसका विकास होगा। इवन कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने भी कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। जबकि वॉटसन महोदय का स्टेटमेंट मैं आप लोगों से बता ही चुका हूं कि उन्होंने कहा था आप मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। उस क्रम में चूंकि परिवार, अगर कभी कभी एक प्रश्न और पूछा जाता है, वह कौन सी प्राथमिक संस्था है जो बालक के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? अगर संस्था में आ जाए तो वो आपका घर अथवा घर हो जाएगा। घर, परिवार, इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें वो कौन सा और ऐसा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो प्रभावित करता है, तो वो बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अर्थात जिस प्रकार की अभिप्रेरणा हम यहां पे कह सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे सकारात्मक और नकारात्मक में डिवाइड किया है, लेकिन अभिप्रेरणा को जिस तरीके से अगर अर्थात उसमें बच्चे में सकारात्मक अभिप्रेरणा का संचार करेंगे तो वह सकारात्मक पक्षों की तरफ जाएगा, अर्थात उसमें कुंठा, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि जैसी चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि वर्तमान समय में ये एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है इस भागम भाग जीवन में कि अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। और अगर फैक्टर पे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या होता है? मूल प्रवृत्तियां। अब मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? सीधा से समझिएगा कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। और ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये पूर्णतः जन्मजात होती हैं, अर्थात इनका संबंध हमारे क्या होता है? जन्मजात पक्षों से या जन्मजात प्रत्ययों से होता है। आप जैसे समझिए कि मूल प्रवृत्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग मूल प्रवृत्तियों और आदतों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। ये बड़ा कंफ्यूजिंग अराउंड होता है कि मूल प्रवृत्ति और आदत की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्ति जो होती है यह क्या होती है? यह जन्मजात होती है और व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया से संबंधित होती है। क्या होती है? अगर मूल प्रवृत्ति की परिभाषा आपसे सामान्य शब्दों में कोई जानना चाहे तो आप सीधा सा उत्तर दोगे कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं यह हमारे जन्मजात पक्षों से जुड़ी होती हैं और यह क्या होती हैं? यह मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। हालांकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संख्या बताई है मूल प्रवृत्तियों की। जैसे वुडवर्थ साहब की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने 7 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया है। और अगर आप बात करेंगे मैकडूगल साहब की तो उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। और इन सब के साथ साथ एक बड़ा पेटेंट सा प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? अर्थात मूल प्रवृत्तियों के फादर, हु इज द फादर ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, अर्थात मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? तो याद रखिएगा मूल प्रवृत्तियों के जनक ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल साहब। मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है और इन्होंने यह बताया कि मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वह मूल रूप से 14 है। कितनी है? 14 है।
अगर कभी वुडवर्ड साहब के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो आप निश्चित तरीके से आप बताओगे कि साहब 7 होती हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी निर्धारित की है, तो मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 प्रकार की निर्धारित की है। और कभी यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है टेट की परीक्षा में कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है, तो मूल प्रवृत्तियों के जनक माने जाते हैं मैकडूगल। ठीक है, तो मैकडूगल साहब ने कितने मूल प्रवृत्तियों की बात की थी? उन्होंने बात की थी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। ये क्वेश्चन एक बार सीधा सीधा, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद 14 टेट 2014 या 2015 की बात है, उसमें ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को मान्यता दी है, तो 14 प्रकार की। अगर मैंने एक चीज और बताया आपको, आदत और मूल प्रवृत्तियों में कभी कभी क्या होता है, इस चीज को मैं इसलिए कंफर्म कर दे रहा हूं क्योंकि आई वाज आल्सो स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं एग्जाम में होता क्या है कि कभी कभी हम लोग सामान्य अवधारणाओं की समझ न होने पर कभी कभी क्या होता है 4-5 प्रकार के एग्जामिनर स्टेटमेंट निर्धारित कर देते हैं और सेट कर देते हैं, और उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं जो बहुत मिलती जुलती चीजें होती हैं, और वहां से हम लोग क्या होते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वहां से हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, आदत और मूल प्रवृत्तियां दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं। आदत का संबंध हमारे क्या होता है? आदत का संबंध हमारे वातावरण से होता है, जबकि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और इनका संबंध हमारी स्वाभाविक क्रियाओं से होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध इत्यादि चीजें जो हैं ये हमारी मूल प्रवृत्तियों की श्रेणी में आती हैं। जबकि आदत क्या होता है? हमारे इस वातावरण के साथ बनता है या इसके साथ निर्मित होता है। जिस प्रकार का वातावरण रहेगा उस प्रकार से हमारी आदतों का निर्धारण होता है। तो ये वो महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर्स अगर आप लोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वातावरण हो जाता है। तो ये 5 वो महत्वपूर्ण कारक हैं, 5-6 महत्वपूर्ण कारक हैं जहां से अन्य कारकों का जन्म होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो वंशानुक्रम है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक वातावरण है, तीसरा हमारा घर अथवा परिवार है, चौथा अभिप्रेरणा और पांचवा मूल प्रवृत्तियां। अर्थात ये हमारी वो 5 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं जो बालक के विकास को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग अब थोड़ा थोड़ा इन सब टॉपिक पे अलग तरीके से बात करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं कि जैसे वंशानुक्रम की बात होती है। अब चूंकि वंशानुक्रम को यहाँ पर आपको साइंस की तरह बहुत नहीं पढ़ता है, यहाँ आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरह पढ़ना है कि क्या है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी को अगर हम लोग सामान्य शब्दों में समझें तो सीधा सीधा सा एक हम लोग अवधारणा ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे माता पिता के गुणों अथवा लक्षणों का स्थानांतरण जो आगामी पीढ़ियों में होता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। और यह वंशानुक्रम जो होता है यह क्या करता है? बच्चे के विकास को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अगर बात करें आनुवंशिकता के जनक, तो मेंडल साहब को माना जाता है आनुवंशिकता के जनक। इस पर कमेंट करते हुए बीएन झा महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात का पूर्ण योग है। अर्थात जो वंशानुक्रम है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। अर्थात वो जो क्या करता है, उसे जो गर्भावस्था से, चूंकि बाल विकास की जो प्रक्रिया चालू होती है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, तो हमारा ये जो हेरिडिटी होता है चूंकि वहां से जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है? जन्मजात विशेषताओं। याद रखिएगा, ये जन्मजात विशेषताओं से जुड़ा होता है। अर्थात जो हमारी जन्मजात विशेषताएं होती हैं इनकी योग को हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। यह बात किसने कही थी? बीएन झा साहब ने। यह डेफिनेशन एक बार आपसे 2016 टेट में पूछा गया था कि यह डेफिनेशन किसका है कि वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का योग है, तो इस बात को कहा था बीएन झा महोदय ने। तो इस तरीके से ये आपकी एक डेफिनेशन सीधे सीधे तैयार हो जाती है। और सामान्य शब्दों में मैंने ये बताया कि इस तरीके से जो है आपकी वंशानुक्रम को हम समझ पाते हैं। अगर हम बात करें वंशानुक्रम के और फैक्टर्स पर, तो वंशानुक्रम के बारे में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात और कही थी। अगर हम बात करें रूथ बेंडिट साहब का, तो उन्होंने कहा था वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त करने वाले गुणों का योग है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। यह कुछ सिद्धांतों पर काम करते हैं। अर्थात अभी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं प्रश्न कि यह किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, वंशानुक्रम किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो वंशानुक्रम, पहली बात तो एक डेफिनेशन वाली बात जो मैंने बताया, क्योंकि यह एक रटने की प्रक्रिया है, इसमें बहुत कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स पर हम लोगों की बातें होंगी, लेकिन अभी क्या है हम लोग सामान्य तरीके से समझ रहे हैं। तो अगर
ये सीधी सीधी सी बात है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस स्तर पर आने के बाद बीएड बीटीसी अथवा डीएलएड में आने के बाद वंशानुक्रम को बहुत इजी शब्दों में या सामान्य शब्दों में मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बता पाएगा। इस तरीके से सामान्य उदाहरणाएं सब लोग जानते हैं, तो सामान्य तरीके से आप जानते रहिएगा कि पूर्वजों अथवा माता पिता के लक्षणों गुणों का जो स्थानांतरण होता है वही हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। या दूसरे शब्दों हम लोग इसे ऐसे बता सकते हैं कि जन्मजात विशेषताओं का जो योग होता है वह हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। अब चूंकि ये साइंस का फैक्टर है, यह कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है। जैसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, 3-4 टाइप के सिद्धांत डाल दिए गए थे, तो वो पूछ लिया गया था कि ये कौन सा सिद्धांत वंशानुक्रम सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात कौन कौन से सिद्धांत जो है वंशानुक्रम से संबंधित हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करें तो वंशानुक्रम जो है हमारा मुख्यतः 2-3 सिद्धांतों पर काम करता है। जैसे एक तो यह सिद्धांत समानता के सिद्धांत पर काम करता है। वंशानुक्रम किस पर काम करता है, एक होता है समानता का सिद्धांत। सामान्य शब्दों में इसे समझना है, यहाँ पे कोई बहुत साइंटिफिक थ्योरी आपको नहीं प्रेजेंट करनी है। अगर आपसे पूछ लिया या किसी ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया साहब आप ये बात हमें जरा बताइए, ये वंशानुक्रम समानता के सिद्धांत पर कैसे काम करता है, तो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। वंशानुक्रम जो होता है ये समानता के सिद्धांत पर इस तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे भी हमने बताया कि यह क्या होता है, जो वंशानुक्रम होता है यह हमारे पूर्वजों का गुणों का जो ट्रांसफर होता है, जो स्थानांतरण होता है वो हमारे अंदर होता है। तो निश्चित तरीके से हमारे पूर्वजों से हमारे गुणों में एक समानता पाई जाती है, और यही क्या होता है, इसीलिए यह सिद्धांत हमारे समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कभी और फिर एक चीज और होता है वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर भी यह काम करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार का सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता पर ऐसे आधारित माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अप्रत्याशित तरीके से। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होते हैं, माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बच्चा क्या होता है वातावरण के साथ संघर्ष करके वह अपने आप को अच्छे तरीके से स्थापित कर लेता है, अर्थात उसके व्यक्तित्व में जो होता है अपने गुणों के विपरीत स्वभाव आ जाता है। अर्थात इस तरीके से क्या होता है, यह वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर भी सिद्धांत पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वैयक्तिक भिन्नता कई स्तरों पर हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने जो एग्जांपल दिया ये केवल मानसिक स्तर पर हो सकता है। इस प्रकार के जो विभेदीकरण हो सकते हैं वो आपके शारीरिक हो सकते हैं, आपके सामाजिक हो सकते हैं, आपके मानसिक भी हो सकते हैं। मतलब आप मेंटली टेम्परामेंट में अपने पूर्वजों से अपोजिशन में हो सकते हैं, या फिजिकली हो सकते हैं, अन्य तरीकों से हो सकते हैं। एक नेक्स्ट सिद्धांत है, आप वो सीधा सीधा सा है असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत आप समझिएगा, चूंकि यहां पे मैंने बताया कि ये गुणों का जो स्थानांतरण होता है कभी कभी एकदम विपरीत इसका इंपैक्ट पड़ता है। वो विपरीत इंपैक्ट कैसे पड़ता है, वो इस तरीके से पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे माँ बाप जो है जिनका कलर, रंग रूप या मेंटल स्टैंडर्ड जो होता है हम लोग बताते हैं, उनके ठीक विपरीत इंपैक्ट पड़ता है, तो वह क्या होता है, इस प्रकार से वो हमारे असमानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो सामान्य शब्दों में आप जानते रहिएगा कि वंशानुक्रम जो होता है यह भी जो है इस असमानता के सिद्धांत पर होता है। वंशानुक्रम और वातावरण की योग पर वुडवर्थ साहब का एक बहुत अच्छा सा टेक्निकल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये वंशानुक्रम, क्षमा कीजिएगा, ये वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम इनटू वातावरण, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। वंशानुक्रम इनटू वातावरण इक्वल टू विकास। अर्थात जब उन्होंने ये माना, ये वुडवर्थ साहब का फॉर्मूला है। कभी कभी पूछ लेता है कि यह जो है ये स्टेटमेंट या ये फॉर्मूला किसका है, तो याद जानते रहिएगा ये वुडवर्थ साहब ने कही थी कि वंशानुक्रम और वातावरण के योग से ही विकास संभव है। बिना किसी एक की संकल्पना की दूसरी संकल्पना नहीं की जा सकती, और निश्चित तरीके से इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि सिर्फ वंशानुक्रम के आधार पर आप बहुत ज्यादा विकास आपका संभव नहीं है, और न ही केवल सिर्फ वातावरण के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वातावरण पर। वातावरण कैसे किस तरीके से प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा वंशानुक्रम वातावरण के बारे में अगर हम लोगों की बात होती है तो वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है। वातावरण की अगर बात करें तो सीधा सीधा सा हम एक चीज डेफिनेशन हमने आपसे बताया कि ये सीधे सीधे क्या होता है, बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करता है। क्या करता है, वातावरण जो होता है सीधे सीधे बच्चों के बाह्य व्यवहार को इंपैक्ट है। चूंकि ये क्या है, यह एक प्रकार का कैसा कारक है, सामाजिक कारक है। कैसा कारक है, सामाजिक कारक है। इस तरीके से यह क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है।
और यह प्रभाव जो होता है निश्चित तरीके से कई तरीके से होता है, और इस वातावरण का इम्पैक्ट कई तरीके में पड़ता है। जैसे आपने बताया कि शारीरिक, अभी आपके मन में ये बात आ रही है साहब, ये वातावरण शारीरिक इम्पैक्ट को, शारीरिक स्थितियों को कैसे प्रभावित कर देगा, या शारीरिक या फिजिकल एस्पेक्ट को कैसे प्रभावित करता है। एक्चुअली क्या होता है, जिस टाइप से जलवायु होती है या जिस टाइप से हमारा आसपास का वातावरण होता है, उसमें जो है शारीरिक विकास एक विशेष तरीके से उसमें संचालित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंटल स्टैंडर्ड अर्थात मानसिक विकास। ये मानसिक विकास भी बहुत कुछ वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात इस बात पे हम लोग बात कर चुके हैं। या अगर मानसिक विकास की आप बात करिए या शारीरिक विकास की बात करिए, तो इन दोनों के विकासों पर जो हम लोग की बात हुई है, जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये दोनों पक्षों को ये बात मानते हैं कि वातावरण जो है बालक के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैंने बात की थी अभी तक, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंटल जितने भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा है, खासकर जो यूपी टेट के कंटेंट में अगर हम लोग बात करें, तो वो चाहे पावलोव महोदय हुए, चाहे वो स्किनर महोदय हुए, चाहे वो मैकडूगल साहब हुए, और चाहे वो मन महोदय हुए, सबने एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो इस तरीके से वातावरण भी जो होता है, पहली बात तो दो इसमें स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, वातावरण इनटू वंशानुक्रम इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यह बात वुडवर्थ साहब ने कही थी। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन है, तो वो वातावरण है, और वातावरण जो होता है वह हमारे शारीरिक, मानसिक इत्यादि पक्षों को प्रभावित करता है। वातावरण के साथ साथ, अच्छा, इन सब के साथ साथ, जैसे अगर आपको ये कभी मान लो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जो वातावरण को महत्वपूर्ण बताता है, या व्यवहारवादियों की, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको व्यवहारवाद, संरचनावाद, इन पर हमारी आपकी बातें भी हुई थी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एग्जाम में जाने के बाद बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हम मान लीजिए कि हमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की एक लिस्ट जानना है, और अब समझ में नहीं आया साहब इसको कैसे याद रखेंगे, या कैसे समझ पाएंगे कि जो व्यवहारवादी है वो वातावरण को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आजकल एक मॉडर्न एजुकेशन में एक सिस्टम चला है, हम लोग जो कंपटीशन जितने भी स्टूडेंट देते हैं, कुछ न कुछ ट्रिक हम लोगों ने एक बना रखी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर भी एक ट्रिक है, ऐसे मनोवैज्ञानिकों के लिए हमने एक ट्रिक जो है बनाई है। जैसे अगर कभी आ जाए कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कैसे हैं, तो एक छोटा सा कोड है, याद रखिएगा, मैं शिवम को बुलाऊं। ठीक है, ये कोड आप अगर जानते रहेंगे तो सीधे सीधे आप उन मनोवैज्ञानिकों को डिनोट कर सकेंगे जो व्यवहारवाद से संबंधित हैं। अब आप समझिए ये सारे कोड कैसे, कहां से लेंगे। जैसे पहला वर्ड है मैं, ठीक है, यहां पे मैं शब्द से हम लोग बात करेंगे, यहां पे पहला शब्द हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल साहब को, यहाँ पे मैकडूगल से दो बातें आप याद रखिएगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के फैक्ट से रिलेटेड है। मैं से मैकडूगल, पहली चीज मैकडूगल के बारे में जान लीजिए कि यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। दूसरी बात, यह बेसिक इंस्टिंक्ट्स अर्थात मूल प्रवृत्तियों के जनक भी हैं। तीसरा, यह कहां के निवासी थे, यह ब्रिटेन के निवासी थे। दूसरी बात करते हैं हम लोग सी। अब सी से हम लोग बात करेंगे, आप साहब ने स्किनर साहब का नाम सुना होगा, हालांकि इनका पूरा नाम BF स्किनर था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोड में S से डिनोट कर रहे हैं स्किनर। स्किनर साहब के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, अर्थात कंडीशनिंग ऑपरेंट थ्योरी किसकी है, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, स्किनर साहब का है। हालांकि इनका सबसे चर्चित एक सिद्धांत जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है RS सिद्धांत किसका है, RS थ्योरी। आर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। एस का मतलब होता है स्टिमुलस। हालांकि ये सारी चर्चाएं हम लोग लर्निंग जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उस पर बात करेंगे। RS थ्योरी किससे है, तो इस पे ये जानते रहिएगा। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत ये जानते रहिएगा, और सबसे बड़ी बात ये जानते रहिएगा कि ये किस टेम्परामेंट के मनोवैज्ञानिक है, तो ये व्यवहारवादी है। तो मैं शिवम को बुलाऊं के अंतर्गत मैं से मैकडूगल हो गया, सी से एस से स्किनर हो गया, वह से बात हो रही है। वह से कौन बनेगा, वह से साहब आपका नाम आएगा वॉटसन महोदय का। वॉटसन महोदय को आप समझिए कि ही इज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म। यह व्यवहारवाद के जनक थे, और जो व्यवहारवाद का जन्म हुआ था 1912-13 में अमेरिका की धरती पर हुआ था। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे वॉटसन महोदय हो जाएंगे। अगर फिर हम लोग बात करें, फिर म आया है, म से आपका यहाँ पे हो जाएगा मन, ठीक है। यहाँ पे को है, को से हो जाएंगे क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो। तो ये नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो हो जाएंगे आपके क्रो एवं क्रो हो जाएंगे।
और यहाँ पे ऊ दिया है, ऊ से आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वू से वुडवर्थ साहब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक छोटा सा कोड था आप लोगों के लिए, जिससे आप आसानी से इस बात को पकड़ सकें कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की बात हुई है। अभी ये एक छोटा सा बाल विकास को प्रभावित करने वाले पक्षों पर हमारी बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम आएंगे तो हमारी चर्चा होगी मूल प्रवृत्तियों पर और प्रेरणा पर। इसी के साथ आज का मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें प्रेषित करें। थैंक यू वेरी मच।